हेलो एवरीवन। इस क्लास में एसएससी जीडी की जो 29 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और इस क्लास की आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला। 20 का सही हो जाएगा। अगर दर्रे से क्वेश्चन पूछा गया है तो अब जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं नाथुला दर्रा से। नाथुला पूर्वी सिक्किम में स्थित है। यह दर्रा भारत के सिक्किम को तिब्बत के मतलब तिब्बत जिस पे चीन का अधिकार है से जोड़ता है। ऊंचाई लगभग इसकी 4310 मीटर है। महत्व इसका प्राचीन सिल्क रूट का ये हिस्सा है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे पुनः खोला गया था। नाथुला तो पढ़ी लिया, अब जैलपला पढ़ते हैं। जैलपला भी सिक्किम में है। सिक्किम को भूटान व तिब्बत से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग है ये। सिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से संपर्क है इसका। रोहतांग दर्रे के बारे में बात करें तो रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। यह पर्यटन व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बारालाचा जो है मनाली को लेह मार्ग पर स्थित है और 3 दिशाओं को जोड़ने वाला दर्रा है ये बारालाचला। खारदुंगला दर्रा दुनिया के उच्चतम मोटर योग्य दर्रों में से एक है। सियाचिन क्षेत्र के लिए ये महत्वपूर्ण है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब टनल से संपर्क है इसका। ज़्यादातर दर्रों में स्टेट पूछी जाती है या फिर उनका कुछ यूनिक पॉइंट होगा वो पूछा जाएगा आपसे। नाथुला जैसा ही एक लिपुलेख दर्रा है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। भारत नेपाल तिब्बत ट्राई जंक्शन है। केलाल मानसरोवर यात्रा के लिए यहीं से जाना पड़ता है। बॉमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बॉमडीला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अब इस क्वेश्चन में अनुसूची पूछी गई है तो 12 अनुसूचियाँ डिस्कस कर लेंगे हम, क्योंकि वो याद भी होती हैं ज़्यादातर तो रिवाइज कर लेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती हैं तो आप इजीली इसे कर भी सकते हो। 7वीं अनुसूची से संबंधित बात करें तो ये इसमें 3 सूचियाँ होती हैं। संघ सूची जैसे यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, जिसपे राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगर दोनों में विवाद हो जाए तो संघ का कानून माना जाएगा। अनुच्छेद 246 शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। टकराव की स्थिति में समवर्ती सूची में संघ का कानून जो होता है वो प्रभावी होता है। अब टोटल 12 शेड्यूल हैं, उसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद करते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे इजीली याद कर सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। टी मतलब होता है टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है जो क्षेत्र वगैरह होता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। हिंदी में बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। फिर टीयर्स में आता है ई का मतलब होता है इमोल्यूमेंट या सैलरी वगैरह। तो दूसरी अनुसूची में आपको क्या दी गई है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन व भत्ते दिए गए हैं। फिर आता है टीयर्स में TEA, ए का मतलब होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब ओथ दिलाना। शपथ या प्रतिज्ञा किस में दी गई है? तीसरी अनुसूची में दी गई है। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो टीयर्स में TEAR, अब आर का मतलब होता है राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन इसमें आता है टीयर्स। फिर आता है टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है पूरी ट्रिक। अगर ये आपने याद कर ली तो आपको इजीली 12 जो शेड्यूल हैं याद हो जाएंगे। अब एस का मतलब होता है आपका शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूची क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन 5वीं अनुसूची में दिया गया है। फिर आता है ऑफ, ऑफ में ओ होता है, ओ का मतलब होता है अदर शेड्यूल एरिया।
जो उस 5 वाले में भी एरिया दे रहा था, मतलब शेड्यूल वाले, और यहाँ पे ओ का मतलब अदर शेड्यूल एरिया इसमें आते हैं। मेट मियाँ से याद रखना, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम क्षेत्र के जो ट्राइबल एरिया हैं उनकी प्रशासन 6वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं तो पूछी गई थी, और उसे ट्रिक से याद करें तो टीयर्स, TEARS ऑफ, एफ का मतलब होता है फेडरेशन, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का बंटवारा जो दिया गया है। फेडरेशन का मतलब होता है वही बंटवारा वगैरह, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। फिर आता है टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 8वें शेड्यूल में टोटल 22 भाषाएं हैं। जब ये लागू हुआ था तब कितनी भाषाएं थीं? 8 ही शेड्यूल थे, तब इसमें 14 भाषाएं थीं, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची में आता है आपका कानून, लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कानून, कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना। तो इसमें अगर उससे याद रखें तो जैसे OLD, लैंड रिफॉर्म वगैरह आता है इसमें। फिर D मतलब डिफेक्शन, 10 में दल बदल, 10 को तो ऐसे भी याद रखते हो, 10 दल, दल बदल विरोधी कानून है। 11 और 12 सबको पता होता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इनको याद करने की ट्रिक सिंपल है, जैसे 11 है और 9 और 2 को जोड़ोगे तो इनको भी 11 हो जाता है, 9 और 2 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। तो 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट हैं, और 12वीं सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है। ऐसे आपको याद रख सकते हो लंबे समय के लिए कि कितने सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ, जिसके पास लाख रुपए होते हैं वो उसी के पास महल होता है, ऐसे याद रखना। तो D इसका सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने पुत्र ब्रिजेश कद्र को नवाब घोषित किया था। लखनऊ विद्रोह 1857 के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दिल्ली से कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह जफर कर रहे थे। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर से तात्या टोपे थे, और बरेली से खान बहादुर खान थे। रैली में हम लोग क्यों जाते हैं? ज़्यादातर गांव के बच्चे या फिर जो लोग होते हैं ना, रैली में इसलिए जाते हैं कि खाना मिल सके। तो खान खान 2 बार दे रहा है ना, खाना मिल सके, इसलिए लोग रैली में जाते हैं। बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अब ब्रिटिश के कुछ नेता थे, जैसे दिल्ली में कौन लीड कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से? जॉन निकलसन। कानपुर से जनरल हैवलॉक। कान जो हो गया मेरा लॉक हो गया है भाई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे याद रखना। दिल्ली से सब लोगों को निकालना चाहते थे अंग्रेज। क्या चाहते थे? अगर दिल्ली से इनको हटा दिया ना तो सब चीज़ हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, इसलिए वहाँ पे भेजा था निकोलसन को, ताकि वो निकाल सके लोगों को। लखनऊ में लॉर्ड कॉलिन कैंपबेल था। अगर लाख रुपए होंगे तो आपके पास कैंप भी होगा और बेल भी होगा। झांसी में कौन लीड कर रहा था? रानी, और रानी को इसने क्या दिया था? रोज दिया था। बिहार में विलियम टेलर। बिहार के लोग अब ज़्यादा वो हो जाएगा, बिहार टेलर, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हरित लवक का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना या भोजन निर्माण करना। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यही अंगक पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। अब अगर सेल से क्वेश्चन पूछाया गया है तो सेल के जितने भी पार्ट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है। इसमें डीएनए और जीन्स होते हैं। सराउंडेड होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसका खुद का डीएनए होता है। राइबोसोम्स के बारे में बात करें तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ये अंग होता है। फाउंड फ्री ऑन आरईआर, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ जो होता है वो रफ इसी की वजह से होता है, राइबोसोम की वजह से।
तो ये राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पदार्थों का परिवहन करता है। ये दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ में राइबोसोम होता है और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड का सिंथेसिस करता है, मतलब बसा बनाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना। गोल्गी एपरेटस जो होता है पैकेजिंग और सेक्रेशन का काम करता है, मतलब पैकेजिंग और स्राव, एक तरह का पोस्ट ऑफिस मान लो इसे। प्रोटीन को संशोधित करता है और ये वेसिकल बनाता है गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम से तो पुरानी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसे आत्मघात हत्या की थैली बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। डाइजेशन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन करता है। इसमें एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, प्लास्टिड, जो कि ओनली प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करता है। क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट रंग देता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज या भोजन संग्रह करता है ये। वैक्यूल के बारे में बात करें, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड, जल व भोजन संग्रह करता है। लार्ज इन प्लांट सेल, पौधों में बड़ा होता है ये वैक्यूल। मेंटेन टर्जर प्रेशर, जो प्रेशर जो होता है कोशिका को कठोरता देता है ये एक तरह से। 9 वाले के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, ये चयनात्मक परागरम होती है, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ ही चीज़ों को ये अंदर जाने देती है। कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट, पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है ये। सेल वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल में नहीं। ये मजबूती देती है सेल को और सेल्यूलोज से बनी होती है। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये, और रासायनिक क्रियाएं यहीं पे होती हैं साइटोप्लाज्म में। सेंट्रोसोम के बारे में बात करें तो हेल्प इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में ये मदद करता है और केवल जंतु कोशिकाओं में या फिर एनिमल सेल में पाया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट कीवर्ड हैं, जैसे पावर हाउस पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। सुसाइडल बैग लाइजोसोम्स को। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। पैकेजिंग गोल्गी बॉडी करती है और कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक तारा आज विस्फोट हो जाता है तो हमें इस घटना का पता कितने समय बाद चलेगा? तो 100 वर्षों बाद ही पता चलेगा। शीश का सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए 100 प्रकाश वर्ष दूर घटना हमें 100 साल बाद ही दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच कितने अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है और घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करें तो 2015 में ये लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर या फिर रूरल डेवलपमेंट। एम है सभी को पक्का घर देना। इसके 2 टाइप की है, एक अर्बन और एक ग्रामीण। की पॉइंट 2024 से 29 तक 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखा गया है इसमें। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करें तो ये 2014 में आया था। ओपन डेफिकेशन फ्री भारत इसका टारगेट था। ODF प्लस सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट करना। ODF प्लस का मतलब है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट करना। टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी 2014 में आई थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। बैंक खाते खोले गए थे इसमें, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे इसके तहत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च हुई थी। इसकी मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फ्री LPG कनेक्शन देना वुमेन को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं। बेनिफिट होगा, क्लीन फ्यूल मिलेगा और हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी इससे। PM किसान के बारे में बात करें तो 2019 में आई थी।
इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्रत्येक साल फार्मर्स को, और इंस्टॉलमेंट इसमें 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं। आयुष्मान भारत के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च हुई थी 2018 में। 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है इसमें पर फैमिली को। पुअर और वल्नरेबल फैमिली के लिए ये स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी 2015 में लॉन्च की गई थी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए, और ये लॉन्च कहाँ से हुई थी? हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है। फोकस था सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई गवर्नेंस इसका फोकस था। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था 2014 में, और एम था इसका मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। पीएम फसल बीमा योजना जो थी 2016 में आई थी, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया था फार्मर को। लो प्रीमियम था, खरीफ को 2% और 1.5% रबी को। रबी मतलब रावी, रावी नहीं रवि है वो। जल जीवन मिशन 2019 में आया था। हर घर नल से जल उपलब्ध कराना इसका टारगेट था। फोकस था रूरल ड्रिंकिंग वाटर पर। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया दोनों 2016 में आए थे, याद रखना। 2016 में इसका एम था SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करना या फिर उन्हें आगे लाना। मुद्रा योजना जो थी 2015 की थी, इसमें लोन के टाइप होते हैं शिशु, किशोर और तरुण। ये इसका मुख्य उद्देश्य था स्मॉल बिजनेस को फंडिंग देना। स्किल इंडिया मिशन 2015 का था और इसका एम था यूथ स्किल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डांस से। कालबेलिया जो लोक नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया है आपका राजस्थान से। कालबेलिया नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में सांपों की तरह लचीली मुद्राएं होती हैं। यह यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डांस पढ़ते हैं और उनका स्टेट और उनसे रिलेटेड कुछ यूनिक पॉइंट जिसकी वजह से वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भांगड़ा है, पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। ये फसल कटाई या बैसाखी के समय परफॉर्म किया जाता है। गरबा है वो गुजरात में किया जाता है, नवरात्रि में किया जाता है अक्सर। ये अक्सर क्या नवरात्रि में ही किया जाता है। डांडिया भी गुजरात में किया जाता है और लकड़ी की छड़ी के साथ ये नृत्य किया जाता है। लावनी जो नृत्य है वो महाराष्ट्र में तेज संगीत और ढोलक इसमें बजाई जाती है। बिहू जो है असम में, ये फसल उत्सव नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक में, इसमें नृत्य प्लस नाटक प्लस संगीत का परफॉर्मेंस होता है। कथकली केरल में, इसमें भारी मेकअप किया जाता है प्लस भाव भंगिमा फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह दिए जाते हैं इसमें। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, शास्त्रीय नृत्य और नाटकीय शैली इसमें परफॉर्म की जाती है। छऊ जो है 3 जगह परफॉर्म किया जाता है, इसे मुखोटा नृत्य भी बोला जाता है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। घूमर और गरबा, जो घूमर है वो राजस्थान में और गरबा कहाँ पे? गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। सत्रिय असम में, जो कि वैष्णव मठों से जुड़ा हुआ ये डांस है। रऊफ के बारे में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और महिलाओं का समूह नृत्य है। ये महिला इसमें ग्रुप में परफॉर्म करती हैं इसे। घूमूरा उड़ीसा में और ये एक युद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे। इसमें गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। 2 सिल्वर आए थे मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया द्वारा। कांस्य 4 आए थे PV सिंधु, लवलीना बोरगोन, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम। ओलंपिक्स पूछा गया तो ओलंपिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे ओलंपिक हर 4 साल बाद परफॉर्म किया जाता है। पहला आधुनिक ओलंपिक जो किया गया था 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। शुरुआत कराने वाले थे पियरे दे कोवर्टेन, इसे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक बोला जाता है। सिंबल एंड मोटो के बारे में बात करें तो ओलंपिक का सिंबल है 5 रिंग या 5 छल्ले। रिंग 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। मोटो है सिटियस, ऑल्टियस या फोर्टियस, जिसका मतलब है फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर। न्यू मोटो के बारे में बात करें तो न्यू मोटो है इसका फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, इसके साथ टुगेदर वर्ड और ऐड कर दिया गया है।
ओलंपिक फ्लेम के बारे में बात करें तो ग्रीस में सूर्य की किरणों से जलाई जाती है और रिले के माध्यम से होस्ट सिटी तक लाई जाती है ये। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ये सब चीज़ परफॉर्म की जाती हैं और हेडक्वार्टर इसका लोसाने स्विट्ज़रलैंड है, जो ओलंपिक को मतलब एक तरह की मॉनिटर करती है। इंडिया और ओलंपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे भारत पहली बार 1900 में शामिल हुआ था। पहले खिलाड़ी थे नॉर्मन प्रिटचार्ड, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। भारत का सबसे सफल खेल है हॉकी, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी ने अभी तक। पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? केडी जाधव ने 1952 में, ब्रॉन्ज मेडल। पहला महिला पदक था कर्णम मल्लेश्वरी का 2000 में। पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 में। एथलेटिक्स में पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था 2020 में। टोक्यो 2020 ओलंपिक में इंडिया ने 7 मेडल जीते गए थे, जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने किस ओलंपिक खेलों में पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 के लंदन ओलंपिक में। अक्सर ओलंपिक में ये पूछा जाता है कि भारत के किस खिलाड़ी ने किस ईयर में पदक जीता था, तो उन सारे खिलाड़ियों को एक अब डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ताकि क्योंकि ओलंपिक से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो होप इसका अब ज़्यादा चांस हो रहे हैं कि आगे वाली शिफ्टों में भी आपके में ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैरी कॉम ने जो 51 किलो कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। 2012 में पहली बार महिला मुक्केबाजी ओलंपिक में ये शामिल हुई थी। मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है। सबसे शुरुआत करते हैं 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिटचार्ड ने सिल्वर मेडल जीता था एथलेटिक्स में। 1928 से 80 तक हॉकी का डोमिनेंस रहा था। इंडियन हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। 1952 हेलेंस्की मेडल, केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसमें हेलेंस्की ओलंपिक में। 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टेनिस में। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के बारे में बात करें तो इसमें 3 मेडल आए थे। अभिनव बिंद्रा ने इसने गोल्ड जीता था शूटिंग में, विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज जीता था बॉक्सिंग में और सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 5 कितने मेडल आए थे? 6 मेडल आए थे, जिसमें 2 आपके सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था, सुशील कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता था, मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था और साइना नेहवाल और गगन नारंग और योगेश्वर दत्त द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। 2016 के रियो ओलंपिक्स में केवल 2 ही मेडल आए थे। पीवी सिंधु ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 मेडल आए थे, जिसमें 1 गोल्ड था नीरज चोपड़ा का, मीराबाई चानू का सिल्वर था और रवि दहिया का सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज थे। पीवी सिंधु का इसमें ब्रॉन्ज था, लवलीना बोरगोन का ब्रॉन्ज था, बजरंग पुनिया का ब्रॉन्ज था और मेंस हॉकी टीम का ब्रॉन्ज था। 2024 के पेरिस ओलंपिक, जो कि सबसे रिसेंट ओलंपिक है, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था और मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते थे। स्वप्निल खुशाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता था और अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज जीता था। अक्सर जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा ने 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, मैरी कॉम का पूछा जाता है 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, पीवी सिंधु ने 2016 में सिल्वर जीता था और 2020 में ब्रॉन्ज जीता था। फर्स्ट मेडल 1900 में प्रिटचार्ड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्यों शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी उच्च स्तर की जैव विविधता और स्थानीयता के कारण। पश्चिमी घाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ कई एंडेमिक स्पीशीज केवल यहीं पाई जाने वाली प्रजातियाँ मिलती हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो यूनेस्को साइट में शामिल हुए थे उनको पढ़ते हैं। जैसे ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था।
कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में। लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया था। हम्पी को 1986 में। खजुराहो मंदिर 1986 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। महाबोधि मंदिर बोध गया का 2002 में शामिल किया गया था। जयपुर शहर को 2019 में और धोलावीरा को 2021 में शामिल किया गया था। नेचुरल साइट्स के बारे में बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में शामिल किया गया था। नंदा देवी या फूलों की घाटी को 1988 में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2012 में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में शामिल किया गया था। मिक्स्ड साइट केवल एक ही है, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, जो कि इंडिया की ओनली मिक्स्ड साइट है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1983 के। ताजमहल, अजंता और एलोरा, ओनली मिक्स्ड साइट है कंचनजंगा, जिसे 2016 में शामिल किया गया था। रिसेंट में धोलावीरा 2021 में और वेस्टर्न घाट को 2012 में शामिल किया गया था।